रखेंगे और जो स्टॉप लॉस होगा वो 369 का रहेगा। 369 का स्टॉप लॉस और 428 के टारगेट के लिए एजिस लॉजिस्टिक्स। और एजिस में हमने देखा आज करीब 4% से ज्यादा की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक ने अपने नाम कर लिया है, तो तेजी जरूर है इधर। पंकज, नया ट्रेड इस समय देंगे या फिर दोपहर में लाएंगे? हर्षदा जी, मैं देने की पूरी तैयारी में था, लेकिन समित जी का ही ट्रेड हाईजैक हो गया, कोई नहीं। एक और ढूंढिएगा। सेकंड हाफ में देता हूँ। ठीक है, आशीष। अभी कोइंसिडेंस बोले कि क्या, क्योंकि एजिस लॉजिस्टिक्स मेरे भी एक स्कैनर में था और वो मैं दे रहा था, उसके पहले ही समित ने दे दिया, तो सेकंड स्टॉक के लिए वेट करेंगे। बहुत ही कोइंसिडेंस है कि तीनों जने एक ही स्टॉक को देख रहे हैं। जी हाँ, तो इस स्टॉक पर अब खासी नजर होनी चाहिए। 428 का टारगेट समित ने दिया है, 369 का स्टॉप लॉस, और हमारे बाकी दो जानकारों को भी पसंद है यह ट्रेड, तो इस पर नजरें होंगी। तो देखते हैं आशीष और पंकज अब नया ट्रेड क्या ढूंढते हैं। चलिए फटाफट से अब थोड़ा कॉर्पोरेट स्कैन कर लिया जाए, और कल दोपहर को जो बड़ी डेवलपमेंट आई थी उसी से जुड़ी हुई आज की चर्चा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महानगर गैस का मैनेजमेंट MGL। आपको याद होगा जो PNGRB का रिकमेंडेशन था टैरिफ को लेकर 60 रुपए प्रति MMBTU, वो दरअसल आया है 58.61 रुपए प्रति MMBTU। ये गेल के लिए लागू होगा, यानी कि ये बाकी गैस सेक्टर के लिए भी लागू होगा। अब गेल मांग रहा था करीब करीब 70% का हाइक, लेकिन करंट मार्केट प्राइस से 45% का इजाफा देखने को मिला है। रेगुलेटर ने साफ कह दिया है कि अब 58 रुपए के आसपास, दरअसल 58 रुपए 61 पैसे है प्रति MMBTU नेचुरल गैस के दाम। अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा हमारी जिंदगी पर, इन कंपनियों पर खास तौर से, इसी पर बात करने के लिए महानगर गैस के MD आशु सिंघल हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर सिंघल, स्वागत है आपका। अब ये टैरिफ आ चुका है और ये 1 अप्रैल से लागू होगा। अगर आप हमें बता सकें इसका क्या मायने रहेगा MGL पर, आपकी लागत पर इसका क्या असर पड़ सकता है? 1 अप्रैल से इम्पैक्ट आएगा इसका, जब से कि टैरिफ इम्प्लीमेंट होगा। तो 58 रुपीज़ 61 पैसे जो अनाउंस किया है वो गेल का टैरिफ है। इसी तरीके से बाकी जो एंटिटीज़ है उनका टैरिफ भी इंटीग्रेटेड टैरिफ अनाउंस करेगी PNGRB, और इन सबको मिलाकर के एक यूनिफाइड टैरिफ बनाया जाएगा। उसको 3 जोन में शायद डिवाइड किया जाएगा। तो एक बार वो जोनल टैरिफ आ जाएगा तब हमें पता चलेगा कि जो हमारा एग्जिस्टिंग टैरिफ है उससे वो ज़्यादा है या कम है। पर ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी अच्छा मूव है, क्योंकि इससे जो लोकेशन की एडवांटेज या डिसएडवांटेज है वो काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाती है। और कोई अगर गैस कोची में भी ले रहा है तो वो उसको बिहार या ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में भी ले जाके खरीद सकते हैं, और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दो कस्टमर्स के बीच। आप कह रहे हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने आई एम श्योर कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया है, थोड़ा गणित किया है, कितना पास ऑन करना पड़ सकता है अगर ये प्राइस बढ़ती है तो? अगर हम बॉल पार्क नंबर लेके चलते हैं जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उसके आधार पे लगता है कि 70-80 पैसे CNG का दाम कम हो सकता है टैरिफ के इम्पैक्ट की वजह से, और 50-60 पैसे पर SCM PNG के दाम पे इम्पैक्ट आएगा। पर ये नंबर अभी काफ़ी रफ एस्टिमेट है, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन है। जब टैरिफ अनाउंस हो जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल उन्होंने कितना बनाया है। उसके आधार पे और मार्केट सिचुएशन के आधार पे हम लोग कीमत निर्णय करेंगे। पर एक चीज़ तो तय है कि कुछ जगह से हम जहाँ से गैस खरीदते हैं वहाँ से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज़ होगा, और कुछ जगह से जहाँ से हम गैस खरीदते हैं वहाँ पे प्राइस थोड़ा कम होगा। तो जो फाइनल टैरिफ आएंगे उन दोनों को हम ध्यान में रखते हुए अपने प्राइजेस को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल को 2 मुख्य चीज़ें होने वाली हैं। एक तो टैरिफ रिवीजन है, और दूसरा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किरीट पारिक कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होंगी। तो इन दोनों को मिलाकर के जो प्राइस में इम्पैक्ट आएगा वो 1 अप्रैल से हम लोग लागू करेंगे। तो जहां तक मैं समझ रही हूँ किरीट पारिक के रिकमेंडेशंस थोड़ा सा कस्टमर को ईज देने के लिए है, और ये जो टैरिफ हाइक आना था वो आ चुका है। ऐसी संभावना अगर होती है कि आपका लागत घट रहा है, आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो रही है, तो वो रोल बैक का भी फायदा आप कस्टमर्स को पास ऑन करेंगे, राइट? या फिर आप वो मार्जिन पर रखना चाहेंगे फायदा? नहीं, हम रोल बैक करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए पास थ्रू प्राइस है। हम कंपनी इसको ना एब्जॉर्ब कर सकती है और ना मतलब लंबे समय तक अपने पास रख सकती है या बिना पास ऑन किए। तो चाहे वो प्राइस इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो,
अगर वो पास थ्रू है तो हम प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे, और अगर वो कम होते हैं तो प्राइस को निश्चित रूप से घटाया जाएगा। अच्छा सर, मैं एक और मुद्दे पर आपकी राय लेना चाह रही हूँ। जो आप इस समय इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर भी ध्यान दे रहे हैं। यूरेसिन एनवायरो का आपने हाल ही में अधिग्रहण अनाउंस किया, ये कब से लागू होगा, उसका बेनिफिट कब आएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या इस तरह के और विकल्प की तलाश है आपको एक्विजिशन के जरिए बिजनेस को ग्रो करने की? जी, आपने सही कहा। जो अभी हमने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है 3 मार्च को, और उसमें एक प्री कंडीशन होती है कि PNGRB जब अपना अप्रूवल देते हैं, 5 साल का लॉक इन पीरियड है उनके 3 में से 2 GA के लिए, जो कि सितंबर 23 के एंड में ख़त्म हो रहा है। उसके बाद PNGRB के अप्रूवल्स वी विल सीक, उनका अप्रूवल हम लेंगे। तो हो सकता है नवंबर तक, ये उम्मीद है कि वो शेयर्स हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे उनके जो ओनर्स हैं उनको। और रही बात आपने जो दूसरी बात कही कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में, तो आप बिल्कुल सही हैं। आज की डेट में जो अच्छे अच्छे शहर हैं वो ऑलरेडी लाइसेंस PNGRB इशू कर चुका है। तो हम लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ को भी देख रहे हैं, जो कि इससे रिफ्लेक्ट होता है जो अभी हमने यूनिसन वाली डील करी है जो, और इसी तरह से और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम लोग जांच रहे हैं, और जैसे ही कोई ऑप्शन फ्रुक्टिफाई होगा वी विल कम, हम मार्केट में उसको घोषणा करेंगे उसकी। अच्छा, किसी खास ज्योग्राफी पर आपकी नजर है क्या इन एक्विजिशंस के जरिए जहां पर आपको एंट्री मिले? देखिए, अभी जो ज्योग्राफी की हम बात करें तो मुंबई, फिर थाने और रायगढ़, और उसके बाद रत्नागिरी, तो एक पूरी कंटिजिवस GAs हैं, और 1-2 GA छोड़ करके फिर चित्रदुर्ग और देवनगरी हैं। और हैदराबाद के पास में जो लातूर है और उस्मानाबाद है वो भी एक हमारे हैं। तो ज्योग्राफी थोड़ा स्प्रेड आउट ऑलरेडी हो चुकी है। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि ज्योग्राफी वो महाराष्ट्र में है या महाराष्ट्र के बाहर भी हम लोग ओपन रहेंगे, जैसा कि इस डील में भी देखा है कि कर्नाटका में एक GA है, उस पर हमने एक्वायर किया है। तो ज्योग्राफी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वहाँ पे प्रॉस्पेक्टिविटी, वहाँ पर कितना उम्मीद है ग्रोथ की, वो सब मैटर करता है। जैसे आप बाकी CGD कंपनीज़ को भी देखें तो बहुत सारे ज्योग्राफिकल एरियाज़ जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग ज्योग्राफीज़ में हैं। उससे थोड़ा एक नेचुरल हेज भी रहती है, और हमारे लिए भी अच्छा है कि अलग अलग ज्योग्राफीज़ हमारे पास आए। तो हम लोग ज्योग्राफीज़ के लिए कोई उसमें वो नहीं है कि हम किसी ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं और किसी में नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहां पर आपने कोट किया है कि जो न्यू एवेन्यूज हैं जहां पर ग्रीन एनर्जी की बात सरकार कर रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक पिकअप देखने को मिला है भारत में, उसमें भी शायद आप इंटरेस्टेड होंगे। किस तरह के इन्वेस्टमेंट की तैयारी है सर, और क्या रोल रहेगा MGL का इसमें? देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है वो हमारे लिए एक कंपीटिंग फ्यूल भी है, कंपीटिंग बिजनेस भी है, पर उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में सारी वैल्यू चेन पे हम लोग जान सकते हैं, पर मुख्यतः हम देखेंगे कि जो फ्यूल से है या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उस पर हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। वैसे इलेक्ट्रिक वैल्यू चेन में अगर आप देखें, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है, फिर बैटरी एज ए सर्विस है, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये बहुत सारे एरियाज़ हैं जिस पे कि हम लोग खोजबीन कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी है, किस के साथ हम JV कर सकते हैं, या कुछ इक्विटी ले सकते हैं, या खुद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा हाइड्रोजन वैल्यू चेन की बात है, वो नेशनल गैस हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट अभी लॉन्च करने वाली है। उसमें कौन से सेक्टर में कुछ मिनिमम हाइड्रोजन ऑफटेक रिक्वायरमेंट्स रहेंगी। उसमें अपेक्षित है कि शायद CGD में भी कुछ गैस को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम हाइड्रोजन वैल्यू चेन में कुछ खोजबीन कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइज़र लगाए जा सकते हैं, या हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके उसको ब्लेंडिंग करने के लिए हमारी कितनी तैयारी है। ये सारे एरियाज़ में हम जांच रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, जहाँ पर भी उपलब्ध होगा उसको हम आगे निवेश के लिए लेके जाएंगे।
मेरा फाइनल सवाल सर वॉल्यूम के लिहाज से आउटलुक पर है। FY24 में आपको किस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ रफली दिख रही है जो करंट डिमांड की सिचुएशन है? एक रिपोर्ट हाल ही में आई है जो कहती है कि डबल डिजिट ग्रोथ वॉल्यूम्स में देखने को मिल सकती है MGL, IGL जैसी कंपनियों के लिए। क्या आप इत्तेफाक रखते हैं उससे? आप अगर 21, 22 और 22, 23 की बात करते हैं तो हम 3 मिलियन से 3.5 मिलियन ग्रोथ हुई है, जिसका अर्थ है कि लगभग 16-17% ग्रोथ वॉल्यूम्स में देखने को मिली है। मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े नंबर 23-24 में आएंगे, 22-23 से और 23-24 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे। पर आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि डबल डिजिट हम छू जाए, अन्यथा 5-7-8% की ग्रोथ हमें एक्सपेक्टेड है। पर अगर प्राइजेस कम होते हैं 1 अप्रैल से, जो कि अभी उम्मीद है किरीट पारिक कमेटी की, और ये टैरिफ का भी अगर इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है तो जो डेल्टा है पेट्रोल, डीजल और CNG का, वो इम्प्रूव करेगा। मतलब CNG के प्राइजेस कम होने की उम्मीद है, जिस कारणवश हमें लगता है थोड़ा ट्रैक्शन और आएगा CNG व्हीकल्स के लिए। और CNG हमारा मेन कस्टमर सेगमेंट है। और दूसरा एक और अहम इसमें मुद्दा है कि अलग अलग GA जो हैं वो अपने CGD और CNG पंप्स लगा रहे हैं, जिससे कि जो ट्रैफिक एक शहर से दूसरे शहर और या एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, वो वॉल्यूम भी हमारे उसके थ्रू जाने की उम्मीद है, जिस कारणवश भी हमें लगता है कि वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डबल डिजिट ग्रोथ 23-24 में हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आशु सिंगल डिटेल्स देते हुए कि ये जो PNGRB का टैरिफ हाइक आया है उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा ओवरऑल बिजनेस पर। स्टॉक आपके सामने करीब 0.5% ऊपर है। लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स जायजा लिया जाएगा खिलाड़ी नंबर 1 में आज जो ट्रेड्स आए हैं उसका कितना फायदा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो को मिल रहा है। आगे